लेकिन जो फियोल की जो थ्योरी है उसका जो क्रक्स है दैट इज ही इज द 14 प्रिंसिपल्स, और इसको बोलते हैं द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ द हेनरी फियोल, दैट इज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द फियोलियन थ्योरी। हेनरी फियोल was regarded as the father of modern science of management। इसकी बात हम लोग लास्ट क्लास में किए हैं। सो पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो हेनरी फियोल की जो थ्योरी के 14 प्रिंसिपल्स क्या है। आप सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है कि यू नो ऑल द प्रिंसिपल्स इन द डिटेल्स, लेकिन थोड़ा ब्रीफली समझेंगे, क्योंकि जो ये चैप्टर्स द एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के जो चैप्टर्स हम लोग यहाँ पर कैरी ऑन कर रहे हैं दैट इज ओनली फॉर द सेक टू हैव ए बेटर बैकग्राउंड, और जो इंडिविजुअल जो रिसोर्स होता है आपको कैपेबल करेगा जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। तो हेनरी फियोल का जो बेसिक प्रेमाइस था वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है कि द हेनरी फियोल जो ऑर्गेनाइजेशंस में उस टाइम ज्वाइन किए थे जब ऑर्गेनाइजेशंस में फेल्योर हो रहा था, एंड थ्रू द रिफॉर्म्स जो उन्होंने तरीके अपनाए उसके थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशंस एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस में कन्वर्ट होता है। सो यहाँ से स्टोरी था। फिर उन्होंने क्या बताया कि दैट व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस का एक डेफिनेशन बताया उन्होंने कि ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली एक फंक्शनल एक्टिविटी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में प्राइमरीली द 5 टाइप के इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है। दैट उन्होंने क्या बोला था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में कितने एक्टिविटीज होती है, द टेक्निकल, फाइनेंशियल, कॉमर्शियल, अकाउंटिंग, सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने पूरे एक्टिविटीज को एक को क्या बोला था कि द सेगमेंटल एक्टिविटीज, एंड सेकेंड पार्ट को उन्होंने इंटीग्रल एक्टिविटी से रेफर करा था कि द इंटीग्रल एक्टिविटीज का क्या मतलब होता है ना, इनका मतलब था वो एडमिनिस्ट्रेशन, कि एडमिनिस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, एडमिनिस्ट्रेशन सबसे इंटीग्रल एक्टिविटी है, एडमिनिस्ट्रेशन सबसे इंक्लूसिव एक्टिविटी है। सो एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम करता है, उन्होंने फिर बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली POCCC का काम करता है। अब POCCC का मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग से है। ये सब बातें हम लोग लास्ट क्लास में किए हैं। सो आज प्राइमरीली हम लोग जो 14 प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। सो ये हमारे JPSC की पाठशाला सीरीज का लेक्चर 9 है, दैट इज द क्लास 9। चैप्टर इज हेनरी फियोल एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, इसकी पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग ना। The heart of the Fayolian theory is his the principle. The Fayol's idea of efficiency in administration is primarily embedded in his principles of administration, which he refers as flexible principles of administration. कि जो ये फियोल की थ्योरी इसके 14 प्रिंसिपल्स हैं, और इन 14 प्रिंसिपल्स को किस नाम से जाना जाता है? द 14 प्रिंसिपल्स को ना फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। ये फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल्स का क्या मतलब होता है? फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कि दैट कि ये थ्योरी जो प्रिंसिपल्स है ये बहुत रिजिड नहीं है। हालांकि हेनरी फियोल ये किस तरह के थिंकर्स थे, क्लासिकल थे कि ह्यूमैनिस्टिक थे? ना, क्लासिकल थिंकर्स थे। जो क्लासिकल थिंकर्स का बेसिक जो व्यू पॉइंट है वो ह्यूमन बींग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए मशीन, इट इज ए टूल। यहाँ से स्टोरी शुरू होगी, लेकिन फिर भी जब हम लोग फियोल के प्रिंसिपल्स की बात करेंगे देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब वो बात करेंगे लेट्स से कि दैट जैसे कि माना डिवीजन ऑफ लेबर की बात करेंगे, एक प्रिंसिपल है जिसको अभी चर्चा करेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर। कि टुडेस ऑर्गेनाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न डे ऑर्गेनाइजेशन इज ए बिग एंटिटी। सो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द स्पेशलाइजेशन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन स्पेशलाइजेशन के लिए ना डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ वर्क, क्योंकि कोई भी पर्सन ही कैनॉट बी दैट मास्टर्स ऑफ ऑल द ट्रेड्स जैसे बोलते हैं ना। सो अभी के ऑर्गेनाइजेशंस में ना हर एक एक्टिविटी एक स्पेशलाइज एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी को करने के लिए नेसेसरी स्किल, नेसेसरी इक्विपमेंट चाहिए। एक एस्पेक्ट है कि ऑर्गेनाइजेशंस में डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर भी किसके बेसिस पे होगा? ना, डिवीजन ऑफ लेबर स्किल के बेसिस पे होगा, ऑर्गेनाइजेशंस के रेशनैलिटी के बेसिस पे होगा। फिर जब वो बात करेंगे कि जब मान ली सुपरविजन का, तो सुपरविजन डिपेंड करेगा किस तरह के वर्कर्स हैं। तो एक हैंड में सेट ऑफ प्रिंसिपल्स प्रेस्क्राइब करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल करेगा, लेकिन साथ ही साथ ये ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल में फ्लेक्सिबिलिटी भी होगा कि इट डिपेंड, इट इज ए वेरिएबल कॉन्सेप्ट। सो दैट इज वाई जो प्रिंसिपल्स फियोल के थ्योरी के जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर सो रिच कि आगे चल के पूरे ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट थ्योरी का ये बेसिस बना। यहाँ पर यदि बात करें
कि एक ब्रीफ हाईलाइट देखते हैं कि जो उनके कुछ 14 प्रिंसिपल्स इस तरह से हैं. व्हाट आर द प्रिंसिपल? जैसे देयर इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क, ये पहला प्रिंसिपल था. दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक. तीसरा रेम्यूनरेशन. चौथा यूनिटी ऑफ कमांड. पांचवा द यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस. द सिक्स्थ इज स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर. सेवेंथ इज स्केलर चेन, राइट. एंड नेक्स्ट वन इज द इक्विटी, देन इनिशिएटिव, स्पिरिट डी कॉर्प्स, है ना. ये सारे प्रिंसिपल्स हैं. द सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टुवर्ड्स द general interest. There is something called centralization and there is something called order. So these are the certain principles. ये 14 principles हैं, right? यहाँ पर किसी किसी बुक में एक और प्रिंसिपल को लिखा जाता है, इसको आप डी में ही ऐड कर लेंगे, दैट इज डिसिप्लिन, राइट. दैट इज डिसिप्लिन. तो ये एक क्वेश्चन उठता है कि इन प्रिंसिपल्स को आप याद कैसे रखोगे. तो ये क्वेश्चन उठेगा. इन प्रिंसिपल्स को याद रखने का एक सिंपल सा वे है कि जैसे कि आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हो. डर उस से, दैट इज SCO, राइट. सो ये एक छोटा सा ट्रिक्स है जिसके थ्रू आप इन 14 प्रिंसिपल्स को याद रख सकते हैं. आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर एक प्रिंसिपल्स के बारे में बहुत डिटेल्स में स्टडी करना है, राइट. लेकिन ब्रीफली यू शुड नो व्हाट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क, व्हाट इज कॉल्ड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेम्यूनरेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. इसके बारे में अभी ब्रीफली हम लोग चर्चा करेंगे. सो डोंट बोदर अबाउट दैट. सो डी रेफर्स टू डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. आर से रेम्यूनरेशन. यू, ठीक है, यहाँ पर UW होगा. यू रेफर्स टू यूनिटी ऑफ कमांड एंड यू रेफर्स टू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, राइट. एस से स्केलर चेन, एस से सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर या स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. ई से इक्विटी है. आई का मतलब होता है इनिशिएटिव, है ना. देयर इज समथिंग कॉल्ड इनिशिएटिव. देन ई स्पिरिट डी कॉर्प्स. ये जो फर्स्ट टाइम बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, स्पिरिट डी कॉर्प्स, इसका मतलब होता है हार्मोनी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. स्पिरिट डी कॉर्प्स का क्या मतलब होगा? हार्मोनी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और इट इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन, राइट. कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन, हार्मोनी, ब्रदरहुड. सो दैट इज कॉल्ड स्पिरिट डी कॉर्प्स. नाउ एस, ये दैट इज कॉल्ड, दिस इज समथिंग कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन एंड ओ रेफर्स टू ऑर्डर, राइट. तो ये सारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं ब्रीफली. सो एक एक करके हम लोग सारे प्रिंसिपल्स को देखेंगे और थोड़ा और अपने अंडरस्टैंडिंग को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट स्टार्ट विथ द डिवीजन ऑफ वर्क. सो डिवीजन ऑफ वर्क, व्हाट इज से हेनरी फेयोल. हेनरी फेयोल बोलते हैं कि दैट कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है अभी के टाइम में वो कैसे ऑर्गेनाइजेशंस है ना. मॉडर्न टाइम में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है ना, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है. तो यहाँ पर एक इतना कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड द मैनेजर एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड द वर्कर. ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड द मैनेजर एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड द वर्कर. इन दोनों के बीच में ना एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स नेचर का है, एक्टिविटी के रिपरक्यूजन्स बहुत ज़्यादा है. दैट्स वाई ना हर एक यहाँ पर क्या चाहिए हमको, डिवीजन ऑफ वर्क पे बेसिस पे काम करना चाहिए. वर्क हैज मल्टीपल डायमेंशंस. तो हर एक स्किल के लिए एक नेसेसरी एक्यूमेंट, एक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, स्किल, नेसेसरी स्किल की जरूरत होती है. सो ऑर्गेनाइजेशन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क पे. तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यू कैन राइट, यू कैन रीड हियर कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. इट रिजल्ट्स इनटू स्पेशलाइजेशन which is very pertinent in the modern day complex organization. के टाइम में जैसे कि कोई जैसे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट की बात करेंगे, लेट्स से कि देयर इज समथिंग कॉल्ड PW डिपार्टमेंट, देयर इज समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. तो कोई भी डिपार्टमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशंस है, तो वहाँ पर एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स नेचर की है. तो वहाँ पर एडहॉक वे में हम लोग काम को नहीं कर सकते. कि मतलब देयर शैल बी द स्पेशलिस्ट. जनरलिस्ट हो सकता है इफिशियंसी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, राइट. तो इफिशियंसी को ठीक रखने के लिए हमको रिक्रूटमेंट इस तरीके से करना होगा कि देयर शैल बी, दैट इज कॉल्ड डोमेन स्पेशलिस्ट पीपल शुड बी देयर, बिकॉज मेनी एक्टिविटीज आर डोमेन स्पेसिफिक इन नेचर. सो दैट इज वाई ऑर्गेनाइजेशंस को डिवीजन ऑफ वर्क के प्रिंसिपल पे काम करना है. तो डिवीजन ऑफ वर्क बिलोंग्स टू द नेचुरल ऑर्डर. सो यहाँ पर फिर फियोल बोलते हैं कि ये एक नेचुरल ऑर्डर है, मतलब नेचुरल प्रोसेस है. कैसे कि जैसे कोई एक्टिविटी बहुत बिगर एक्टिविटीज है, ठीक,
एक्टिविटी जब बहुत बिगर एक्टिविटी हो जाएगी तो उसको डिवाइड करके काम करना ही इंपॉर्टेंट। जैसे आपका सिलेबस की बात करेंगे, राइट? जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस एक कैसा एक्टिविटी है ना, एक बिगर है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, उसको आपको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके ही स्टडी करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि सारी चीज़ों को हो सकता है कि आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज वाई जब थिंग्स कॉम्प्लेक्स नेचर का हो तो डिवाइड करके काम करना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तभी आपके गोल अचीव होते हैं। सो डिवीजन ऑफ वर्क एक नेचुरल पैटर्न है, ये नेचुरली होगा। दूसरा, इससे क्या आएगा ऑर्गेनाइजेशन में? स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? इफिशियंसी। इफिशियंसी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? प्रोडक्टिविटी, राइट? प्रोडक्टिविटी। तो ये बहुत नेचुरल चीज है। ओके, नाउ डिवीजन ऑफ वर्क इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, ये हम लोग बात कर चुके ना। द पी कमीशन जो हमेशा एक रिकमेंड करते रहता है कि जैसे हम लोग बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड बी रिड्यूस्ड और सिंप्लीफाइड, कि मतलब लेकिन डिवीजन ऑफ वर्क ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओवर ड्यू होना चाहिए, मतलब कि ओवर डिवीजन भी नहीं होना चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होना चाहिए। जैसे जब हम लोग गुलिक एंड उर्विक की बात करेंगे तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन, है ना। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिपार्टमेंटलाइजेशन। और डिपार्टमेंटलाइजेशन के कुछ बेसिस होते हैं, लाइक 3P पे बेस्ड होता है वो। डिपार्टमेंटलाइजेशन इज बेस्ड ऑन कितने? 3P, दैट इज पर्पस, सेकेंड द पर्सन, एंड थर्ड इज अ प्रोसेस, राइट? दीज आर द 3 बेसिस किसी भी डिपार्टमेंट को क्रिएट करने का। आप किसी भी आर्बिट्ररी बेसिस पे डिपार्टमेंट यदि क्रिएट करेंगे तो इट बिकम्स ए व्हाट? द कम्बरसम, इट बिकम ए बर्डन। लेकिन डिपार्टमेंट बनाने के 3 बेसिस होते हैं, दैट इज पर्पस, प्रोसेस एंड पर्सन। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस में देयर इज समथिंग कॉल्ड ज्यादा डिपार्टमेंट है ना, जिसके चलते क्या होगा? इफिशियंसी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। जैसे मल्टीपल सुपरविजन, इट इज ऑल्सो बैड। जैसे हम लोग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि जितना जरूरत है उससे ज्यादा लोग एंगेज्ड हैं, उससे क्या होगा? उनका पोटेंशियल अंडरमाइन होगा, लेस रिकॉग्नाइज होगा। सो पे कमीशन से कि जो डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थोड़ा इसके लिए क्या होना चाहिए? रैशनलाइजेशन होना चाहिए, रिड्यूस्ड होना चाहिए। सो डिवीजन ऑफ वर्क समझ में आया कि डिवीजन ऑफ वर्क जरूरी क्यों है? क्योंकि मॉडर्न डे ऑर्गेनाइजेशन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नन ऑफ द एक्टिविटी इज सिंपल एक्टिविटी। सो स्पेशलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? नेसेसरी स्किल। नेसेसरी स्किल कब आएगा? जब रिक्रूटमेंट पॉलिसी उसके डोमेन स्पेसिफिक होगा, एंड इसी के चलते डिवीजन ऑफ वर्क के बेसिस पे काम करेंगे तो सारे इंडिविजुअल गोल्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के डायरेक्शन में एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? एंड सेकेंड कि इट इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, और पे कमीशन का रिकमेंडेशन यहाँ ध्यान रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चले, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ऑर्गेनाइजेशंस में फियोल से 2 चीज है, एक अथॉरिटी, एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है लेजिटिमेट पावर, ये पहले भी हम बता चुके हैं। द लेजिटिमेट पावर, दैट इज एक्सेप्टेड पावर, लेजिटिमेट पावर, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसी भी पोजीशन को क्या ड्यूटीज असाइन किया गया है, राइट? सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर फियोल से कि अथॉरिटी शुड बी मैच्ड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसा होना चाहिए? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक दूसरे के साथ मैच होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको खूब सारा अथॉरिटी दे दिया गया लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया ही नहीं गया, तो क्या होगा? यू बिकम एन अथॉरिटारियन, होगा ना। अथॉरिटारियन सोच के देखो कि आपको खूब सारा डिसीजन टेकिंग पावर, अल्टीमेट अथॉरिटी बना दिया गया और आपके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो क्या होगा? यू बिकम लेस परफॉर्मर, अथॉरिटारियन, टोटलिटारियन, है ना, शॉर्ट साइटेडनेस, डोमिनेटिंग, इस तरह का हो जाएगा। सो ऑर्गेनाइजेशंस में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक दूसरे को क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए। जैसे सेकेंड, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर मीनिंगलेस विदाउट अथॉरिटी। दूसरे हाथ में यदि बोले कि आपको खूब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे और अथॉरिटी दिया ही नहीं जाए, ठीक, तो क्या होगा? यू बिकम ए मीनिंगलेस, यू कैनॉट परफॉर्म द जॉब। आपके लिए अकाउंटेबिलिटी लाना मुश्किल हो जाएगा, ये क्रुएल्टी हो जाएगा आपके ऊपर में, है ना, कि आपके ऊपर खूब सारा बर्डन है लेकिन नो अथॉरिटी इज देयर। जैसे एक एग्जांपल से लिंक करें कि जब आफ्टर द
बैटल ऑफ बक्सर दैट 1665 में जब क्या हुआ ना, इलाहाबाद ट्रीटी के बाद दीवानी राइट्स मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। दीवानी राइट्स के बाद क्या हुआ कि दैट इज कॉल्ड सिविल जस्टिस एंड रेवेन्यू कलेक्शन, ये किसके पास चला गया, दैट इज ब्रिटिश के पास। पता है सबको ना। लेकिन जो वेलफेयर एक्टिविटीज है, ये वेलफेयर एक्टिविटी ये किसके पास रह गया, नवाब के पास। तो नवाब के पास क्या है ना, खूब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अथॉरिटी किसके पास है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। तो व्हाट विल हैपन कि काम करना है, लेट्स से रोड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड, लेकिन पैसे कौन देगा, हु विल ऑथराइज, इट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इससे क्या होगा, मिसमैच होगा। मिसमैच होगा तो ठीक से काम करेगा, नो, इफिशियंसी विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, अकाउंटेबिलिटी विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, डोमिनेटिंग, ऑथोरिटारियन, टोटलिटारियन। इसी तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के साथ मैच करना चाहिए, और बिना अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा है, मीनिंगलेस है। ठीक है, ये दोनों बातें समझ में आती है। आगे बढ़े। अब ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, एक है यूनिटी ऑफ कमांड एंड दूसरा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसको सिंपल लैंग्वेज में यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में देयर इज समथिंग कॉल्ड सुपीरियर और सुपर ऑर्डिनेट, और देयर इज समथिंग कॉल्ड सबऑर्डिनेट, राइट। तो यहाँ पर बात हो रही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में द एक सबऑर्डिनेट विल गेट कमांड फ्रॉम ओनली वन सुपर ऑर्डिनेट, कि मतलब जो भी सबऑर्डिनेट है वो उनको कमांड, उनको डायरेक्शन, उनको इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक ही बॉस देगा, एक ही सुपीरियर देगा। सो दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड, कि मतलब इसको कभी कभी मिलिट्री प्रिंसिपल भी बोलते हैं। कौन सा प्रिंसिपल, मिलिट्री प्रिंसिपल, राइट। सो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब वन सबऑर्डिनेट विल गेट द कमांड फ्रॉम ओनली वन सुपर ऑर्डिनेट, ठीक। और इस लाइन को, इसी को हम लोग कभी इसी को आगे बोलेंगे क्या, लाइन ऑफ कमांड। ये उसको इंस्ट्रक्शन जिस डायरेक्शन में मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ कमांड। और जब बहुत सारे लाइन ऑफ कमांड मिल जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, स्केलर चेन। स्केलर चेन इज द ग्रुप ऑफ लाइन ऑफ कमांड्स। क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ कमांड होगा, जैसे मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्ट्रक्चर बताया था, सेक्शन ऑफिसर होता है, फिर सेक्रेटेरिएट, फिर जॉइंट सेक्रेटेरिएट, फिर किस तरह से पूरा हायरार्की होता है। सो यहाँ पर मल्टीपल लाइन ऑफ कमांड्स है। सो लाइन ऑफ कमांड का मतलब थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि दैट सबऑर्डिनेट विल गेट कमांड फ्रॉम ओनली वन सुपर ऑर्डिनेट, राइट। सो यहाँ पर क्या हो रही है कि यदि फियोल से कि ऑर्गेनाइजेशंस में दिस यूनिटी ऑफ कमांड शुड बी फॉलोड, किसी भी जगह पे ये यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट नहीं होना चाहिए। ये क्या बात कर रहे हैं कि जो लाइन ऑफ कमांड है, द यूनिटी ऑफ कमांड है, ये क्या करना चाहिए, वायलेट या नहीं करना चाहिए। अभी थोड़ा सा टेलर को रिकॉल करते हैं। टेलर क्या बोलते थे कि ऑर्गेनाइजेशंस में यूनिटी ऑफ कमांड बेसिकली इनएफिशिएंसी का रीजन है, और उन्होंने मल्टीपल सुपरविजन, याद है, फंक्शनल फोरमैनशिप। उन्होंने बोला कि एक्टिविटी जो है, जो जॉब है, ये मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल है तो एक बॉस किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उनकी स्किल हो सकती है, लेकिन हर डिपार्टमेंट में उनकी स्किल नहीं हो सकती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज समथिंग कॉल्ड कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में देयर आर समथिंग कॉल्ड द एंड्रॉयड सिस्टम हैज टू बी देयर, एंड्रॉयड सिस्टम को भी इंस्टॉल करना है। देयर इज सम कॉल्ड द मैकेनिकल पार्ट, देयर इज समथिंग कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पार्ट, देयर इज समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। सो यहाँ पर इफ आई से कि यू आर ए मैकेनिकल इंजीनियर, सो क्या आप सभी डायरेक्शंस में इक्वली एंड विथ सेम इफिशिएंसी एडवाइस कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं, नो। सो दैट इज वाई द टेलर से कि किसी भी जॉब में कितने डायमेंशंस होते हैं, ही हैज सजेस्टेड फॉर 8 डायमेंशंस। सो 8 डायमेंशंस में सुपरविजन के लिए हमारे पास 8 तरह के सुपरवाइजर चाहिए। और उन्होंने क्या बोला था कि 4 दैट इज कॉल्ड प्लानिंग द फोरमैन एंड 4 एग्जीक्यूशन फोरमैन की बात करी थी। तो उन्होंने याद आ रहा है सबको कि 8 फंक्शनल फोरमैन की बात करी थी उन्होंने। तो ये था टेलर का व्यू पॉइंट कि मल्टीपल सुपरविजन, इसीलिए उन्होंने एक ही थ्योरी में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों बात करा कि मैनेजर, फंक्शनल फोरमैन और लास्ट में कौन है, द वर्कर। तो यहाँ पर सुपर सेंट्रलाइजेशन है, यहाँ पर क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है, क्योंकि पावर को नीचे ट्रांसफर किया गया। लेकिन फियोल बोलते हैं कि नो, ऑर्गेनाइजेशंस में सब जगह क्या होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब एक ही यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फिर वो बोलते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। द यूनिटी ऑफ कमांड विल बेसिकली इट विल इम्प्रूव कि इफिशियंसी यूनिटी ऑफ कमांड से आएगा,
यदि यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, इफ इट इज वायलेटेड, सो क्या होगा उससे? द कंफ्यूजन होगा, ओवरलैपिंग होगा, दैट इज कॉल्ड प्लेइंग बाय द सबऑर्डिनेट्स। प्लेइंग बाय द सबऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है कि कभी कभी जैसे आपके जॉब डिफाइंड नहीं है, रोल डिफाइंड नहीं है, ठीक, पता ही नहीं है कि हु इज द सुपीरियर, हु इज द सबऑर्डिनेट, व्हाट विल हैपन? सबऑर्डिनेट कभी कभी बॉस का रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि डोमिनेटिंग रोल प्ले करना सबका नेचर होता है। सो इसी को बोलते हैं प्लेइंग बाय द सबऑर्डिनेट्स। आई होप यूनिटी ऑफ कमांड समझ में आया। अब आगे बढ़े, दैट नेक्स्ट प्रिंसिपल बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है कि वन हेड एंड वन गोल होना चाहिए। जैसे इफ आई से कि देयर इज समथिंग कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, तो इसका गोल क्या है कि वेलफेयर टू द सिटीजन ऑफ झारखंड। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक अपना गोल है कि उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए काम करना। सो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक गोल है, डिस्ट्रिक्ट इज ए यूनिट और उसका एक गोल है। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इज ए यूनिट, उसका एक गोल है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है कि एक एंटिटी का एक ही गोल होगा, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे एंटिटी है। तो ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल एक एंटिटी है और उसका क्या होगा, एक गोल होगा। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए स्मॉल डिपार्टमेंट, उसका एक गोल होगा। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इसी को बोलते हैं कि एक यूनिट का, एक एंटिटी का एक गोल होगा। सो वन हेड हैज वन गोल, राइट, वन एंटिटी हैज वन गोल। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं हो तो क्या होगा? तो विदाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन विल लूज कोहेरेंसी। जैसे इफ आई से कि उसी एग्जांपल से समझते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। सो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड काम कर रहा है फॉर द वेलफेयर टू द पीपल ऑफ झारखंड। नाउ इस यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लेट से धनबाद का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कुछ अलग ही तरह का काम करे, नॉट फॉलोइंग द स्पिरिट एंड गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। सो क्या होगा उससे ना, कोहेरेंसी, दिस टोटल ऑर्गेनाइजेशन एज ए यूनिट ये काम करेगा, ये कोहेरेंसी क्या होगा उसका, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल इज ए इंटीग्रेटिंग यूनिट, ये समझ में आता है। तो विदाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, में क्या होगा, इट विल लूज कोहेरेंसी, कम्युनिकेशन सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होगा, है ना। सो कोऑर्डिनेशन विल सफर कि मतलब अभी इसको हम लोग समझे कि किस तरह से, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इट इज नॉट द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द पर्सनल इंटरेस्ट, it is for the people, but organization is a complex activity, that's why it is divided into smaller units. Every unit has a goal and all the units should be directed towards achieving the organizational goal, जो सबसे बड़ा गोल है। So ये सब जब एक दूसरे के सपोर्ट में काम करेंगे, then what will happen, efficiency, productivity सब अच्छा होगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यदि नहीं हो तो क्या होगा, कोहेरेंसी लूज करेगा, कम्युनिकेशन सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होगा, कोऑर्डिनेशन सफर होगा। लेकिन यहाँ पर एक लास्ट लाइन लिखा हुआ है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर यूनिटी ऑफ कमांड बट नॉट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर यूनिटी ऑफ कमांड। अभी दोनों को लिंक करो कि यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सबऑर्डिनेट कमांड एक ही सुपर ऑर्डिनेट से रिसीव करेगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बात कर रहे हैं कि एक एंटिटी का सिर्फ एक गोल होना चाहिए। तो क्या ऑर्गेनाइजेशंस में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा तभी यूनिटी ऑफ कमांड आएगा, ऐसा कुछ है क्या? कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब एक एंटिटी का एक गोल। जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक गोल है वो डिस्ट्रिक्ट में वेलफेयर एक्टिविटी काम करना, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन माने ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर, इसको कौन कमांड कर रहे हैं, दैट इज कमिश्नर। कमिश्नर के ऊपर में कौन है, सेक्रेटेरिएट है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम क्या है, वेलफेयर एक्टिविटी, और चूंकि ऑर्गेनाइजेशंस का भी एक्टिविटी है वेलफेयर एक्टिविटी, इसलिए एक ही डायरेक्शन में काम हो रही है। लेकिन लेट्स से कमिश्नर इशू सर्टेन कमांड जो कि वेलफेयर एक्टिविटी के अगेंस्ट है। सो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का उस समय गोल क्या हो जाएगा ना, अपना काम तो करते रहना, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो कमांड रिसीव कर रहा है क्या उसको फॉलो करेगा, वो मे और मे नॉट, नहीं फॉलो करेगा। तो क्या हो गया, द यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड बिकॉज it is going against the spirit, the objective and goal of the organization as a whole. So unity of command
के लिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक अलग चीज़ है, यूनिटी ऑफ कमांड एक अलग चीज़ है। दोनों जब एक दूसरे के लिए काम करेंगे तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आगे चल के यूनिटी ऑफ कमांड अचीव करेगा। लेकिन यदि ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अगेंस्ट जा रहा है तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मे नॉट अचीव द यूनिटी ऑफ कमांड। समझ में आया? थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग। आगे फिर फियोल बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अभी मैंने बात करी थी कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर क्यों होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर से क्या आएगा बताओ? मैंने स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कि मतलब यू आर अपॉइंटेड फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम किसी जॉब के लिए। सपोज यू आर अपॉइंटेड फॉर द डिप्टी कमिश्नर, डीसी बनते हैं और आपका टेन्योर है लेट्स से 6 मंथ्स। सो व्हाट विल हैपन? 6 मंथ्स के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट को समझना है, उसके सिस्टम को समझना है, फिर काम करना है। 6 मंथ में इट मे और मे नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को समझना। सो क्या होगा? इफिशियंसी कॉम्प्रोमाइज होगा। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है कि द मैनेजर इंश्योर दैट एन इंडिविजुअल शुड ऑक्युपाई ए कंसिडरेबल पीरियड एंड पोजीशन। सेकेंड ईयर से क्या रिकमेंड करता है कि दैट देयर शैल बी ए स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर फॉर 2 to 3 years किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए। एक 2003 में एक आर्टिकल आया था दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी ऑन विल, है ना, ब्यूरोक्रेसी ऑन विल। इसमें ये हाईलाइट किया गया था कि जो हमारे इंडिया में एवरेज जो टेन्योर है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का वो कितना है? 4 to 5 months। तो 4 to 5 months होने के चलते क्या होता है ना, यंग जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास वो नेसेसरी स्किल आता ही नहीं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इट इज ए बिग एंटिटी, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, है ना। सो यहाँ पर एक आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वो रिक्विजिट स्किल डेवलप होने के लिए यू शुड हैव ए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यू शुड हैव ए स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कि उस टाइम पीरियड तक आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। सो ये हाईलाइट किया गया था ब्यूरोक्रेसी ऑन व्हील्स में। तो ये बात होती है कि दैट मैनेजर का क्या रोल है कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी पोजीशंस हैं उनके साथ क्या हो ना, एक स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर हो। इससे क्या होगा? इट विल इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू द जॉब के बारे में उसकी समझ बढ़ेगी एंड दस इंक्रीज द कॉम्पिटेंसी, उनका नेसेसरी स्किल डेवलप होगा, कॉम्पिटेंसी इंप्रूव होगा, तो उसके पास प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर विल एनहांस द रिक्विजिट स्किल, जो इक्विपमेंट चाहिए वो उनका इंक्रीज होगा, एनहांस होगा एंड फाइनली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। सो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के लिए द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होना जरूरी है, राइट। ये फिर ऑल बात करते हैं, आगे बढ़े। फिर 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उन्होंने डिस्कस करा, एक तो रेम्यूनरेशन, दूसरा इक्विटी। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है, उसके पहले एक बैकग्राउंड समझ लीजिए कि टेलर में मैंने क्या बोला था कि ऑर्गेनाइजेशंस में जब साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट चल रहा था तो उस समय ऑर्गेनाइजेशंस किस चीज पे, किस पेमेंट पे फोकस करता था? ग्रुप पेमेंट सिस्टम, ग्रुप पेमेंट सिस्टम कि मतलब ग्रुप को पे किया जाएगा, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं था। तो टेलर ने क्या बोला था कि नो, देयर शैल बी इंडिविजुअल पेमेंट सिस्टम, और उन्होंने क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था? डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। याद आ रहा है? द टेलर हैज इंट्रोड्यूस डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, इसी को दैट इज कॉल्ड वेज पेमेंट सिस्टम भी बोला जाता है। तो फियोल जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट के ही बाय प्रोडक्ट थे, ही ऑल्सो सपोर्टेड कि द इंडिविजुअल पेमेंट सिस्टम होना चाहिए और व्हाट शुड बी रिवॉर्डेड? परफॉर्मेंस। ठीक है, व्हाट शुड बी रिवॉर्डेड? परफॉर्मेंस, नॉट द पोजीशन, परफॉर्मेंस शुड बी रिवॉर्डेड। सो ही से कि जो रेम्यूनरेशन है, जो पेमेंट है, वो किसके बेसिस पे होना चाहिए? परफॉर्मेंस के बेसिस पे। और परफॉर्मेंस का जो इवैल्यूएशंस हो वो किसी प्राइमोडियल कैरेक्टर पे नहीं होना चाहिए। प्राइमोडियल कैरेक्टर का मतलब कि जैसे प्राइमोडियल कैरेक्टर लेट्स से योर कोई जान पहचान है, कोई लॉयल्टी है, नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, इसके चलते परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए। रादर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन शुड बी डन ऑन फेयर मीन्स, दैट इज जस्ट ट्रीटमेंट, दैट इज साइंटिफिक परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। जो परफॉर्मेंस हो इंडिविजुअल का वो इवैल्यूएट हो, ठीक है। बिकॉज एक आगे हम लोग बताएंगे जब हम चेस्टर बर्नार्ड पढ़ाएंगे तो वहां पर एक कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो इसकी चर्चा आगे करेंगे। अभी बस इतना समझिए कि द फियोल हैज सपोर्टेड एंड ही से कि द परफॉर्मेंस शुड बी व्हाट? इट शुड बी पेड, और ये जस्ट ट्रीटमेंट के बेसिस पे होना चाहिए। दिस इज द फियोल्स आइडिया विद रिस्पेक्ट टू रेम्यूनरेशन। इक्विटी रेम्यूनरेशन का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है कि इक्विटी के मतलब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एंड ये रेम्यूनरेशन
किसके बेसिस पे होना चाहिए, जस्ट प्रिंसिपल के बेसिस पे होना चाहिए, फेयरनेस क्राइटेरिया के बेसिस पे होना चाहिए, राइट। देयर शैल बी बेनिफिट फॉर ऑल, दैट इज कॉल्ड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल। सो दिस इज समथिंग द टू प्रिंसिपल, एक है रेम्यूनरेशन, फिर है इक्विटी, राइट। आगे बढ़े, अब हम लोग बात करेंगे इनिशिएटिव। एक और बात करते हैं इनिशिएटिव। इनिशिएटिव्स का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग टेलर से थोड़ा यहाँ पर लिंक करेंगे, टेलर ने क्या बात करी थी कि टेलर का जो क्रक्स है, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द टेलर थ्योरी, द क्रक्स क्या था, द मेंटल रिवॉल्यूशन। याद आ रहा है, मेंटल रिवॉल्यूशन। वो मेंटल रिवॉल्यूशन में क्या बात करते हैं कि जब इसे कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो रिफॉर्म्स है, जो भी चीज़ें हैं, वो एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, क्या, ना मेंटल रिवॉल्यूशन पे, कि मैनेजर एंड वर्कर ये दोनों ही अपने काम को विलिंगली करें, है ना, विलिंगली। सो ही से कि द मैनेजर्स एंड वर्कर बोथ विल अंडरटेक देयर जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विलिंगली, दैट इज कॉल्ड मेंटल रिवॉल्यूशन। और इसके लिए क्या चाहिए, द चेंज इन द एटीट्यूड, एटीट्यूडल चेंज होना चाहिए। दूसरा, मैनेजर शुड encourage the worker to take up initiative। बेसिकली क्लासिकल टाइम्स में क्या होता था, द क्लासिकल प्रिंसिपल्स, क्लासिकल के टाइम में कि मैनेजर विल व्हाट, इट विल इशू द कमांड एंड वर्कर क्या करेंगे ना, उसको सिर्फ फॉलो करना है, यही काम होता है। लेकिन एट द सेम टाइम द मैनेजर शुड बी फ्लेक्सिबल, मैनेजर शुड ऑल्सो इंकरेज द व्हाट, दैट इज कॉल्ड द सबऑर्डिनेट टू कम आउट विद द इनिशिएटिव। जो नोबल आइडियाज है उसको लेके आना चाहिए, और यदि ऐसा है तो मैनेजर शुड इंकरेज देम। व्हाट विल हैपन, इससे एक इंथुजियाज्म बढ़ेगा, एक पार्टिसिपेटिव इन्वायरमेंट बनेगा, एक इंफॉर्मेटिव डिसीजंस होगा। सो द फेयोल ऑल्सो सजेस्टेड फॉर इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब इन दिस आइडिया। सो फेयोल से कि द मैनेजर शुड इनकरेज द इनिशिएटिव ऑन द पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट, जो सबऑर्डिनेट है उनके पार्ट में मैनेजर इनिशिएटिव्स को इनकरेज करें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जिसको फेयोल ने क्या बोला, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव को ऐसे समझिए कि दैट टेलर के प्रिंसिपल को थोड़ा रिकॉल करेंगे। टेलर का जो प्रिंसिपल है वो टेलर्स थ्योरी का क्रक्स क्या था, टेलर्स थ्योरी का क्रक्स था मेंटल रिवॉल्यूशन। व्हाट बाय दैट, द मेंटल रिवॉल्यूशन। ये मेंटल रिवॉल्यूशन क्या था कि मेंटल रिवॉल्यूशंस का मतलब है कि दैट कि जो वर्क मैनेजर्स एंड वर्कर ये दोनों ही किसके लिए काम करें ना, बोथ विल वर्क फॉर ना वेरिएबल सम गेन। ये टर्म सब मैंने बताया है, वेरिएबल सम गेन, कि दैट कि जो फिक्स यूटिलिटी है उसके लिए फोकस नहीं करेंगे, दोनों अपने काम को विलिंगली करें। इससे क्या होगा ना, ऑर्गेनाइजेशंस में साइज ऑफ सरप्लस इंक्रीज करेगा। ये तभी पॉसिबल है जब एसोसिएशन हो, इंफॉर्मेटिव डिसीजन हो। सो जब क्लासिकल थिंकर्स हैं, जो क्लासिकल्स हैं, जो क्लासिकल्स किस चीज़ पे बात करते थे कि दैट इट इज द मैनेजर जो कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेगा, मैनेजर्स विल डिसाइड एंड इट इज द वर्कर हु सिंपली फॉलो, है ना। यही था क्लासिकल प्रिंसिपल्स, दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड, लाइन ऑफ डायरेक्शंस। सो फेयोल बोलते हैं कि ओके इट्स फाइन, मैनेजर सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन ले, सारी चीज़ों को मतलब डिज़ाइन करे, बट एट द सेम टाइम मैनेजर ऑल्सो इनकरेज करे वर्कर को। इनकरेज, वाई, इनकरेजमेंट से क्या होगा, इनकरेज टू टेक न्यू इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव से क्या होगा, एसोसिएशन बढ़ेगा, ज़्यादा इंथुजियाज्म बढ़ेगा, स्पिरिट बढ़ेगा, इंक्लूसिवनेस बढ़ेगा, इंफॉर्मेटिव डिसीजन लिए जा सकते हैं। सो फेयोल से कि मैनेजर शुड इनकरेज इनिशिएटिव ऑन द पार्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट, जो सुपीरियर है, सबऑर्डिनेट है, उनके साइड में एक इनिशिएटिव्स को भी प्रमोट करे। ये किसका काम है, मैनेजर्स का, राइट। तो इनिशिएटिव्स ये है। अब स्केलर चेन की बात करते हैं। स्केलर चेन क्या है ना, स्केलर चेन का बेसिक्स पहले समझ लेते हैं कि अभी हमने क्या क्या बातें करी कि ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे लेवल होते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, हायरार्की। क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हायरार्की। सो व्हाट इज हायरार्की, हायरार्की इज द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिफरेंट लेवल होगा। बॉटम में जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सबऑर्डिनेट, राइट, सबऑर्डिनेट। एंड जो टॉप होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सुपर ऑर्डिनेट। सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल हायरार्कीज आर देयर, और हर एक हायरार्की एक दूसरे के साथ क्या होता है ना, लिंक होता है थ्रू द लाइन ऑफ कमांड। अभी मैंने बताया था कि हर एक हायरार्की किससे लिंक होता है, दैट इज लाइन ऑफ कमांड से। लाइन ऑफ कमांड याद है कि दैट इस तरह से बहुत सारे लाइन ऑफ कमांड होंगे। सो ऑर्गेनाइजेशंस में हायरार्कीज है प्लस लाइन ऑफ कमांड है,
लाइन ऑफ कमांड को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे हम लोग, स्केलर चेन। और लाइन ऑफ कमांड क्या वायलेट होना चाहिए कि फॉलो होना चाहिए, लाइन ऑफ कमांड शुड बी फॉलोड। बट फिर बोलते हैं कि लाइन ऑफ कमांड शुड नॉट बी ब्रोकन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लाइन ऑफ कमांड को ब्रोकन नहीं करना चाहिए। लाइन ऑफ कमांड से क्या आता है, डिसिप्लिन। लाइन ऑफ कमांड से क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन। लाइन ऑफ कमांड से क्या आएगा, cooperation. Command will bring discipline, coordination, cooperation. So line of command should not be violated. ऐसी बात करते हैं फिर वो बोलते हैं कि line of command will bring rationality. मतलब ऑर्गेनाइजेशन के साथ जॉब की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी, ज़्यादा रेशनैलिटी आएगा, डिसिप्लिन होगा और ज़्यादा अप्रोप्रिएट कल्चर डेवलप होगा। दैट्स वाई लाइन ऑफ कमांड शुड बी फॉलोड। लेकिन वो बात करते हैं फिर कि हमेशा लाइन ऑफ कमांड कैसे होगा। मान लेते हैं कि हायरार्की है ए बी सी डी, तो ये हमेशा ऐसे ही चलेगा। फिर मान लेते हैं इधर ई एफ जी, ऐसा है। सो ऐसा नहीं है कि डी को यदि इमीडिएट एफ से यदि कुछ काम है तो उसका रास्ता कैसे जाएगा, इस तरह से जाएगा। फिर जब वापस आएगा तो इसी रास्ते से फिर उसको इंफॉर्मेशन आएगा। इससे क्या होगा, प्रोसेस काफी कम्बरसम हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है और उसको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से काम है, राइट, या फिर लेट्स से अकाउंट्स डिपार्टमेंट से काम है। सो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं है क्लासिकल्स में। सो फेयोल बोलते हैं कि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो जब कि लाइन ऑफ कमांड को फॉलो करना एक कम्बरसम प्रोसेस हो जाए, देयर इज अ लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ टाइम, लॉस ऑफ रिसोर्स, तब एक एक्सेप्शनल केस में वो गैंग प्लैंक की बात करते हैं, माने ए टाइप ऑफ लेवल जंपिंग, कि यहाँ पर इसको आप फॉलो नहीं करो, आप डायरेक्टली जाके उस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके काम कर सकते हैं, राइट। सो बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं है, इसीलिए इनको क्या बोला गया, फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल्स। ठीक है, फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल इसीलिए बोला गया कि एक तरफ बोलते हैं कि लाइन ऑफ कमांड शुड नॉट बी ब्रोकन, कहीं पर भी ब्रोकन नहीं होना चाहिए, लेकिन लाइन ऑफ कमांड यदि लॉस मेकिंग है, लाइन ऑफ कमांड कम्बरसम है, लाइन ऑफ कमांड टाइम कंज्यूमिंग है, एंड विद द कंसेंट ऑफ द सुपीरियर्स आप लेवल जंप कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड गैंग प्लैंक। सो गैंग प्लैंक किसका आइडिया था ना, किसका था बताओ, हेनरी फेयोल का। ठीक है, स्केलर चेन समझ में आया कि दैट इन एन ऑर्गेनाइजेशन the hierarchies and the multiple line of commands are collectively called scalar chain. Line of command should not be violated, ये should not be broken. Line of command से क्या क्या पॉजिटिव होगा, डिसिप्लिन है, efficiency है, appropriateness है, rationality आएगा। But there are circumstances called exceptional circumstances जब line of command को follow करना it basically loss making, time consuming, cumbersome, then you can go for exceptional cases and level jumping, और उस level jump को क्या बोला गया, that is gang plank। ठीक है, समझ में आया। आगे बात करेंगे सेंट्रलाइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्लासिकल्स का। सेंट्रलाइजेशन का मतलब जो डिसीजन टेकिंग पावर है वो एक क्लास के पास रेस्ट्रिक्टेड है। सो फेयोल भी इसको बोलेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशंस में जो इंपॉर्टेंट पावर मैनेजर्स के पास रेस्ट्रिक्ट हो, क्योंकि वो हायर पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दैट इज वाई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन टेकिंग पावर्स किसके पास होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन। वर्कर के पास उस कमांड को फॉलो करना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, कि ये डिसीजन टेकिंग पावर इज कंसंट्रेटेड एंड नॉट डिस्पर्स्ड। ये रिस्ट्रिक्ट, ये कंसंट्रेटेड होता है, सबको नीचे नहीं दिया गया है, इसी को क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण। फेयोल एम्फसाइज्ड ऑन सेंट्रलाइजेशन, ये सेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो फेयोल की पूरी प्रिंसिपल किस चीज पे बेस्ड है, मैनेजर्स के। इनका फोकस क्या है, मैनेजर। सो ऑर्गेनाइजर्स का सक्सेस मैनेजर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि खुद मैनेजर थे। ऑर्गेनाइजर्स के जो एक्टिविटीज है वो मैनेजरियल बिहेवियरल से डिटरमाइंड होगा। सो मैनेजर, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मैनेजर। फोकस क्या है, हार्ट में मैनेजर। सो मैनेजर के पास ज्यादा डिसीजन टेकिंग पावर होगा, दैट्स कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। सो ही एम्फसाइज्ड ऑन सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ वर्कर, लेकिन साथ में ये भी बोलते हैं कि सेंट्रलाइजेशन ओके फाइन, लेकिन सेंट्रलाइजेशन के साथ साथ कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक आदमी का तो है नहीं, इसमें सारे वर्कर्स हैं। वर्कर के वर्क एक्सपीरियंस से बहुत कुछ डिटरमाइन होता है। यदि वर्कर खुद अवेयर्ड हो,
वो खुद अपनी ड्यूटीज, अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, काम कर रहे हैं, सो मैनेजर अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो ये डिसीजन टेकिंग पावर हालांकि मैनेजर के पास है, लेकिन ये सेंट्रलाइजेशन, थोड़ा सा डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन की बात होती है कि वर्कर के मोटिवेशन के, वर्कर के कमिटमेंट पे, वर्कर के एक्सपीरियंस पे ये सेंट्रलाइजेशन को भी हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब फुल सेंट्रलाइजेशन, सॉर्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन, इस तरह की बातें करेंगे। तो सेंट्रलाइजेशन में ये दोनों ही बातें करते हैं। यहाँ पर भी फ्यूल का फ्लेक्सिबल माइंड हमको देखने को मिलता है, राइट, नॉट ए रिजिड कि सारे पावर मैनेजर्स के पास ही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक का नहीं है, राइट। फिर लास्ट में बात करते हैं ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है यहाँ पर, द राइट मैन शुड बी प्लेस इन द राइट प्लेस। कि ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे आपका यदि कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो वहाँ पर आके सिविल इंजीनियर को नहीं बैठा देना है, राइट, तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट। यदि कोई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है तो वहाँ जाके आप कंप्यूटर साइंस वाले के इंजीनियर को नहीं बैठा दो तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है और पुलिस डिपार्टमेंट में आपने क्या करा, जाके साइंटिस्ट को बैठा दिया। सो द ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट टाइप्स के पोजीशंस है, डिफरेंट टाइप्स के जॉब है, वहाँ पर उसी नेसेसरी स्किल राइट पर्सन को बैठाना ये भी किसका काम है, मैनेजर का, राइट। सो इट ऑर्डर का मतलब है, इट रिफर्स टू प्लेसिंग द राइट मैन इन द राइट प्लेस। समझ में आया। एक और बात होती है जिसको बोलते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टुवर्ड द जनरल इंटरेस्ट। इसको सिंपली समझिए कि ऑर्गेनाइजेशंस में कभी कभी लोअर ऑर्डर गोल्स है और कुछ हायर ऑर्डर गोल्स है। तो जब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो तो जनरली लोअर ऑर्डर गोल्स को आप गिव अवे करें, उसको छोड़ के हायर ऑर्डर गोल्स पे फोकस करें। हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, राइट। एक जो जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, कोई जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, राइट। कभी कभी आपके पास ट्रेड ऑफ हो कि क्या करें, टाइम कंज्यूमिंग हो, तो आप हायर ऑर्डर गोल्स पे हमेशा जाएं, राइट। दिस इज द थिंग। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इस चीज को लिंक करता है। जैसे 3 तरह का लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट। जब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है यूनियन और स्टेट के बीच में, कौन प्रिवेल करेगा, यूनियन लिस्ट। जब स्टेट और कॉन्करेंट में कौन प्रिवेल करेगा, कॉन्करेंट लिस्ट। उसी तरह से एक फैमिली है, एक विलेज है, एक डिस्ट्रिक्ट है। जब कॉन्फ्लिक्ट हो तो फैमिली को सेक्रीफाइस किया जाता है, जब डिस्ट्रिक्ट और विलेज में तो विलेज को सेक्रीफाइस किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस में भी इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो तो इंडिविजुअल गोल्स को हम क्या कर सकते हैं ना, गिव अवे कर सकते हैं, राइट। स्पिरिट डी कॉर्प्स, इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशंस में एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट होना चाहिए, हुड होना चाहिए। सो स्पिरिट डी कॉर्प्स मैनेजर्स को प्रमोट करना चाहिए। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब कॉपरेशन, राइट। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, कॉपरेशन। तो ये सारे फियोल के 14 प्रिंसिपल्स रहे। 14 प्रिंसिपल्स फियोलियन थ्योरी का क्रक्स है ना। ये 14 प्रिंसिपल क्या है, फियोल्स के थ्योरी का क्रक्स है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरा एंटायर ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट थ्योरी फियोलियन प्रिंसिपल पे ही बेस्ड था, राइट। फियोल और टेलर ये दोनों ही एक दूसरे के कंटेम्परेरी थे। टेलर को क्या बोला जाता है, द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट, लेकिन फियोल को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइंस ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा क्यों? एक तो उनका लैंग्वेज बैरियर, कि लैंग्वेज के चलते इनका जो पेपर है वो काफी बाद में पब्लिश हुआ, फ्रेंच थे ये बेसिकली। और साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट में टेलर का फोकस एरिया क्या था, सॉफ्ट फ्लोर, ठीक। और फियोल का फोकस एरिया क्या था ना, फियोल किस पे फोकस किए थे, मैनेजर्स पे, है ना। तो हम लोगों ने आज फियोल की थ्योरी को समझा। 2 पार्ट में हमारा वीडियो आया था। अभी हम लोग पिंटेप मोड में इसको लेके इसलिए आए हैं कि ड्यू टू दुर्गा पूजा, हॉलीडे है, वेकेशन है, उसके बाद फिर से क्लासेस रिज्यूम होगी। तब तक पिंटेप मोड में ही आप लोग पढ़ाई करेंगे, आपको लेक्चर्स मिलते रहेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। महाअष्टमी की सबको शुभकामनाएं, आपका दुर्गा पूजा मंगलमय हो और हम लोग आगे इस तरह के क्लासेस करते रहेंगे और आपको अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करके रखेंगे। तब तक के लिए फिर से मिलेंगे हम लोग नए वीडियोज के साथ। नेक्स्ट हम लोग गुलिक एंड उर्विक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।